हिंदी विभाग पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तरुण कुमार जी, पटना कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर संजय कुमार सिन्हा जी, मित्रों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत आभार। तरुण जी ने शुरू में कहा कि नाटक और रंगमंच, इसके साथ एक शीर्षक जोड़ दिया गया है, साहित्य का द्वैत। और प्रधानाचार्य महोदय ने जिज्ञासा भी व्यक्त की द्वैत के बारे में। मैं एक और उपशीर्षक जोड़ रहा हूं। इस तरह से पूरा शीर्षक होगा नाटक और रंगमंच, साहित्य का द्वैत उर्फ ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र। ये है, ये गालिब की पंक्ति है, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र। नंदकिशोर नवल के जन्मदिन पर उनकी स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला में मुझे बुलाकर आपने मुझ पर बहुत कृपा की और मैं कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन मुझ पर आपने एक बड़ी गहरी जिम्मेदारी डाल दी है, इसलिए मैं संकोच का अनुभव भी कर रहा हूँ। ये व्याख्यान श्रृंखला जिनकी स्मृति में आयोजित है, उनका एक लंबा साबिका मेरे साथ रहा है। हर साल हम आज के दिन नवल जी के घर इकट्ठा होते और उनका जन्मदिन मनाते। उन्हें लोगों के बीच रहना पसंद था, इसलिए वे अपना जन्मदिन लोगों के बीच मनाते। आज के दिन साहित्य प्रेमियों का इस तरह इकट्ठा होना उन्हें बहुत पसंद था। मित्रों, नंदकिशोर नवल जितने अध्यवसायी और परिश्रमी लेखक थे, मैं यहाँ उनकी मेधा और विद्वत्ता की जानबूझकर चर्चा नहीं कर रहा, उतने ही ओजस्वी वक्ता थे। बहुत कम साहित्यकारों को मैंने अपने वक्तव्य के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते देखा। प्रायः वे साहित्यकारों के आलस्य की कड़ी आलोचना करते। इसलिए आज मुझे संकोच ज्यादा है। उनके लिए लेखन से बढ़कर कोई चीज नहीं थी। व्याख्यान या भाषण पर ज्यादा समय देने वाले साहित्यकारों को तो नवल जी वाचिक परंपरा का बताकर उनकी चुटकी लेते, हमें भी ताकीद करते और अपने कहे को तुरंत लिख डालने की तंबीह करते। न केवल लिखना, बल्कि उसे लोगों के बीच प्रकाश में लाना, ये उन्हें किसी भी साहित्यकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आज जब मैं नवल जी के जन्मदिन पर हम लोग जब यहाँ एक जगह एकत्र हैं और मैं उनकी स्मृति में व्याख्यान देने खड़ा हूँ, ये सब बातें मेरे जहन में आ रही। इस समय मेरे मन में साहित्य के क्षेत्र में मैं उनसे कुछ सीख सका, यह कृतज्ञता भाव और उनकी अपेक्षा अनुरूप मैं खुद को वैसा नहीं बना सका, ये संकोच भाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक बार पानी बांट लीजिए आप। नवल जी की बहुत स्पष्ट है। नवल जी नाटक को साहित्य का उतना नहीं जितना रंगमंच का अनुशासन मानते थे। मेरी जानकारी में उनके विपुल आलोचनात्मक लेखन में कोई भी लेख नाटक रंगमंच से संबंधित नहीं है। शायद इसलिए कि वे खुद को रंगमंच का व्यक्ति नहीं मानते। वे नाटकों के नियमित दर्शक, सुधीर और सहृदय दर्शक, लेकिन किसी भी नाटक के बारे में अपनी धारणा बनाने के पहले वे रंगमंच के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी रखने वाले से उसकी राय पूछते। नाटक को लेकर उनकी कोई दुविधा नहीं थी, उनके मन में कोई द्वैत नहीं था। आज जब मैं नाटक और रंगमंच के संदर्भ में साहित्य के द्वैत की चर्चा कर रहा हूं, उनकी स्मृति मन में बार बार कौन रही। साहित्य में द्वैत सर्वत्र है।
इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, और इसका पूर्णतः समाहार ही हो जाए ऐसा काम में भी नहीं है, और ना यहाँ मेरा ऐसा कोई प्रस्ताव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विरुद्धों के सामंजस्य का जो भी संदर्भ रहा हो, यहाँ द्वैत से मेरा कोई दार्शनिक आशय नहीं है, ये मैं शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मित्रों, एक समय ब्रजभाषा और खड़ी बोली को लेकर द्वैत तो था ही, वो एक झटके में खत्म हो गया ऐसा भी नहीं है। एक लंबे उहापों के बीच उससे हमारा रिश्ता टूटा। शायद राष्ट्रवाद के उभार के उस दौर में भाषा और साहित्य के विकास के लिए ये जरूरी लगा, लेकिन तुलसीदास ने इसे जरूरी नहीं समझा। और नागार्जुन यानी यात्री बाबा भी तुलसीदास ने इसे जरूरी नहीं समझा था, और बिना किसी द्वैत भाव के अवधि और ब्रजभाषा में अपनी अभिव्यक्ति की। हाल का उदाहरण नागार्जुन का है। इसलिए भाषा का वो द्वैत खत्म हो गया हो ऐसा नहीं है। अपनी अपनी देसिल बैना के साथ एक मानक भाषा के बीच का द्वैत तो बना ही हुआ है। हिंदी उर्दू का द्वैत भी बना हुआ है। अब भी साक्षरता के साथ ही साहित्य के प्रसार को जोड़कर हम देख पाते हैं, और जो काव्य केवल कोटि कोटि कंठ में बसा हुआ उसके बारे में हम कोई स्पष्ट नजरिया नहीं बना पाते। जीवन की अनौपचारिकता और साहित्य की भाषा की औपचारिकता को लेकर हमें कोई उलझन नहीं है। हम अपनी भाषा में हम बोल सकते हैं, लिखते नहीं, और इसे लेकर एक ग्लानि भाव या एक श्रेष्ठता भाव के बीच कहीं रहते हैं। काव्य को लेकर शास्त्रोक्त वचन और लोक धारणा का द्वैत तो है ही। साहित्य की स्वायत्तता और अनेक ज्ञानानुशासनों पर उसकी निर्भरता एक तथ्य है। श्रेष्ठ साहित्य की अपनी एक कसौटी बनाकर अपने हिसाब से हीन काव्य को हम उससे अलग कर देते हैं, और हमें लगता है कि इस द्वैत से हम छुटकारा पा चुके हैं। शालीनता के भीतर कभी चुपके से तो कभी ऐलानिया, जिसे हम अशालीन समझते हैं, प्रवेश करता है, और उसके बारे में हम अपना कोई एक निश्चित रवैया तय नहीं करता। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श के इस उत्तर आधुनिक समय में हमारी अनिश्चितताएं, उलझनें कुछ और ज्यादा बढ़ गई हैं। नाटक और रंगमंच को लेकर भी साहित्य का यह द्वैत बना हुआ है। क्या इस द्वैत के साथ हम रहना सीख सकते हैं, या इस द्वैत को पूरी तरह खत्म करके ही हम आगे बढ़ सकेंगे? मित्रों, ये विषय उस वक्त मेरे ज़हन में आया जब मेरे मन में ये सवाल था कि मीरा और सूरदास के पद कैसे संकलित हुए होंगे। क्या उन्होंने उन पदों को खुद लिखा होगा, अपने हाथों से लिपिबद्ध किया, या उन्हें सुनने वालों ने बाद में उनका संकलन किया होगा? हालांकि साहित्य शोध के क्षेत्र का ये कोई अनुत्तरित प्रश्न नहीं है, लेकिन सूरदास के पदों के संकलन में पद अथवा गीत के शीर्ष पर राग सारंग या राग मल्हार, या मीरा के पदों के शीर्ष पर राग बिलावल या राग तिलंग क्यों अंकित है? क्या कवि ने खुद इन रागों में इन पदों को गाया है, या किसी संगीत के विशेषज्ञ ने अपनी या अपने शिष्यों की सुविधा के लिए उन्हें इस तरह अंकित किया? सूरदास सुकंठ थे, वल्लभाचार्य उनके कंठ पर ही रीझे थे।
और उन्होंने श्रीनाथ मंदिर में उनकी नियुक्ति भजन कीर्तन के लिए ही की थी। मीराबाई तो नृत्य करती थी। साहित्य के पाठ की दृष्टि से इन रागों का क्या महत्व है? क्या हम इन गीतों के साहित्यिक पाठों से उनके संगीतात्मक अनुशासन को निकाल सकते हैं? गीत के पाठ विश्लेषण में संगीत हमारी दृष्टि में रहता है या नहीं? जाहिर है इसका उत्तर नकारात्मक है। फिर निराला के गीतों के बारे में हम क्या नजरिया अपनाते हैं? निराला खुद हारमोनियम पर अपने गीत गाते हैं। बाद के उनके कुछ गीतों का संबंध रामविलास शर्मा ने ध्रुपद गायन से बताया। ताप ताप कम सिलवाए, ये गीत याद होगा आप लोगों को, जो निराला के बाद के कुछ गीतों का संबंध रामविलास शर्मा ने ध्रुपद गायन से बताया। बॉब डिलन को 2016 में अमेरिकी संगीत परंपरा में उनके योगदान के लिए साहित्य की कोटि में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसकी साहित्य प्रेमियों ने सख्त आलोचना। आपने नहीं की? आपने? आलोक जी ने बॉब डिलन की आलोचना नहीं की। आपने नहीं की। कुछ साहित्य, ये जोड़ देते, कुछ साहित्य प्रेमियों ने सख्त आलोचना की, अधिकांश इधर से बोल रहे हैं। खैर, कविता कथा का संबंध वाचन से तो है, तो क्या साहित्य के पाठ विश्लेषण में गायन वाचन का अनिवार्यता संदर्भ लिया जाना चाहिए? और मीरा के संदर्भ में संगीत नृत्य दोनों का? यदि उत्तर फिर नकारात्मक है, जो मुझे लगता है शायद है, तो नाटक के साथ रंगमंच की अनिवार्यता क्यों? जयशंकर प्रसाद के नाटक रंगमंचीय नहीं है, ऐसा कहना क्यों आवश्यक? सबसे बढ़कर रंगमंचीयता के संदर्भ का अनिवार्य उल्लेख और विस्तार नाटक के पाठ विश्लेषण में क्या कोई गुणात्मक अंतर ला देता है? क्या नाटक मंच पर अत्यधिक सफल है या पूर्णतः असफल है? साहित्य में इसकी कसौटी बनाई जानी चाहिए। हमने देश दुनिया के बहुत सारे नाटकों का मंचन नहीं देखा, नहीं हमें यह मालूम है कि उनका मंचन सफल था या नहीं। फिर हम नाटक को साहित्य के भीतर कैसे देखें? हम कालिदास और शेक्सपियर को कैसे पढ़ें? उपेंद्रनाथ अश्क ने जैनेन्द्र के एकांकी नाटक की रंगमंचीयता को लेकर जब सवाल उठाए, तो जैनेन्द्र ने जवाब में लिखा, उद्धरण चिन्हों में, क्या आप ये पसंद करते कि मैं जब तक नाटक लिखने लायक अपने को न बना लूं तब तक कलम उठाऊं ही नहीं? मान लीजिए पढ़ते समय वो आपको अच्छा लगता है, जैसा कि शायद आपको अच्छा लगा भी है, तब ये कहकर कि ये रंगमंचीय दृष्टि से नाटक नहीं है, मेरी आंखों को कैसे खोला जा सकता है? मेरे और पाठक के बीच शब्दों का माध्यम है। लेकिन मित्रों, ये तो स्पष्ट है कि जैसे गीत मूलतः संगीतात्मक संकल्पना है, नाटक उसी तरह रंगमंचीय संकल्पना है। यदि कवि के अनुशासन में संगीत कला नहीं है, गीत रचना की संभावना क्षीण नहीं होती। फिर भी गीत लिखे जाते हैं।
शायद इसलिए कि कोई शास्त्रीय या कोई लोक धुन कवि के भीतर कहीं बज रही होगी। इस समय हिंदी कविता के क्षेत्र में गीत या तो बिल्कुल नहीं लिखे जा रहे, या जो लिखे जा रहे हैं वे उल्लेखनीय नहीं लगते। क्या संगीत का अभाव इसका कारण है? क्या नाटक के संदर्भ में हम ऐसा कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं? संगीत के बारे में तो नहीं, लेकिन हिंदी रंगमंच नहीं है, ऐसा वाक्य हमें साहित्य इतिहास की पुस्तकों से कंठ हो गया है। नाटक लेखन में कमी या साहित्य में उसके अभाव का यही कारण समझा गया है। संगीत जैसे हमेशा उपस्थित रहा है, रंगमंच भी वैसे ही हमेशा उपस्थित रहा है। यदि साहित्य के मान मूल्य को ही कसौटी बनाएंगे तो ना तो संगीत हमें सुनाई देगा और ना ही रंगमंच हमें दिखाई देगा। इसलिए बहुत दिनों तक हमें ना तो लोक रंगमंच दिखाई दिया, न पारसी रंगमंच। संगीत कला को तो हम हिंदी साहित्य के नियंत्रण अनुशासन में नहीं ला सकते और उसे अपनी जगह छोड़ दिया है। संगीत को अपनी जगह छोड़ दिया, लेकिन सूर मीरा के पदों का राग रागनी, इसलिए सूर मीरा के पदों का राग रागनी बद्ध होना हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता कि वो राग सारंग में है, ये राग बिलावल में है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता साहित्य के लिए। लेकिन रंगमंच को साहित्य के अपने अनुशासन में लाने की लालसा शायद अब भी हमें बची हुई है। इस कहानी को यदि थोड़ा पीछे ले जाए तो शायद हम इसका बेहतर उत्तर दे सकेंगे। हालांकि मैं इसके विस्तार में कतई नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ बातों का उल्लेख मुझे जरूरी लगता है। नाटक जैसा अभी कहा गया और मित्रवत तरुण जी ने द्वैत की लगभग वही व्याख्या की जो मेरे मन में है, और कुछ मामले में अवधारणा की स्पष्टता के मामले में तरुण जी ने कुछ व्याख्या भी यहाँ की। नाटक जो दृश्य माध्यम है, भारतीय के शब्दों में नट यानी अभिनेताओं की क्रिया। नाटक, उन्होंने लिखा नाटक अर्थात नट लोगों की क्रिया। और ये जो क्रिया है, नट लोगों की क्रिया, वो कैसे पहले श्रव्य माध्यम और पाठ्य माध्यम में परिवर्तित हो गई, ये आपके लिए कोई अनजानी बात नहीं है, आप जानते हैं। नाट्य और गीत दोनों सर्वाधिक प्राचीन माध्यम हैं। ध्यान से, नाटक और गीत दोनों सर्वाधिक प्राचीन माध्यम। विधाएं तो एक दूसरे से अपनी स्वरूपगत भिन्नता के कारण अलग होती ही। नाटक के साथ एक कठिनाई और भी है कि उसे गद्य में रखा जाए या पद्य में। ये कई बार बहुत स्पष्ट नहीं होता। अलग से पद्य नाटक लिखे जाते हैं अथवा काव्य नाटक। हमारे मित्र और आए नहीं, डॉक्टर विनय कुमार मुर्मू ने भी हाल में काव्य नाटक, ये मानकर कि जैसे नाटक गद्य की विधा है, जैसे ये मानकर कि कविता पद्य की विधा है, इसलिए गद्य कविता लिखी जाए। पद्य की विधा है कविता, इसलिए अलग से राकेश जी गद्य कविता लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं गद्य कविता। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि गद्य पद्य का कोई भेद नाटक में नहीं समझता। गद्य हो या पद्य, वो रहता नाटक ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा और गद्य के विकास के साथ ही नाटक के आरंभ को जोड़ा। उपन्यास, निबंध, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, साहित्य, इतिहास लेखन, ये सभी तो गद्य की विधाएं हैं। उपन्यास और निबंध अनिवार्यता गद्य के विकास, कागज और मुद्रण कला के आविष्कार से जुड़े। मित्रों, भी जैसा मैंने अभी निवेदन किया, नाटक और कविता के संदर्भ में दरअसल गद्य पे
गद्य पद्य का भेद कोई माने नहीं रखता। ये दोनों विधाएं मानव सभ्यता के शुरू से उसके साथ चली आ रही है। कविता पीछे की तरफ गीत और नाट्य शास्त्र की शब्दावली में कहूं तो निर्गीत तक जाता है। निर्गीत शब्द मिलता है नाट्य शास्त्र, निर्गीत तक जाता है, जिसे मात्र उल्लास ध्वनि कह सकते हैं, जिसके आसपास शुद्ध मानव स्वर का जन्म हो, उसी अवस्था से ध्रुपद गायन का संबंध है, जिसका जिक्र रामविलास जी निराला के कुछ गीतों के संदर्भ से करते हैं। निराला के ये गीत दरअसल निर्गीत है। उसी तरह नाटक अपने पीछे की तरफ भाव तक जाता है, यानी नृत्य, और उसके भी पीछे शुद्ध शारीरिक क्रिया यानी नृत्य, प्योर मूवमेंट तक। और ये उल्लास नर्तन तक जाता है। ये भी मैं नाट्यशास्त्र की शब्दावली से ये कर रहा हूं। ये उल्लास नर्तन तक जाता है, जिसका जिक्र शिव के तांडव के साथ होता है। उल्लास नर्तन, मित्रों, इस निर्गीत और उल्लास नर्तन का बहुत गहरा संबंध नाटक से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका बखान कुछ इस तरह से किया। मानवीय विकास की पूर्व अवस्था में ही उल्लास नर्तन आविर्भूत हो गया होगा। कहते हैं शिव ने त्रिपुर निधन के बाद उल्लास नर्तन किया। यही उल्लास नर्तन तांडव का मूल है। शिव नाचते ही गए, निरुद्देश, निर्वाह। आधुनिक मानव विज्ञानियों की भाषा में यह बात मैजिकल क्रिएशन के आसपास पहुंची। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्द। मानव विज्ञानियों की भाषा में यह बात मैजिकल क्रिएशन के आसपास पहुंची। तांडव आदि मानव या पूर्व मानव के उल्लास नर्तन का परिष्कृत रूप है। आप लोगों ने जो हरारी की किताब पढ़ी होगी, अगर मानव जाति, ह्यूमन स्पेसीज का, तो इसमें आपने पाया होगा कि मानव जाति के पूर्व उन्होंने तो अब भी चर्चा की है, और जो पूर्व जातियां हैं उनके साथ जो संबंध उल्लास नर्तन का किया है। तांडव आदि मानव या पूर्व मानव के उल्लास नर्तन का परिष्कृत रूप है। आज भाषा ने मनुष्य के समूचे अस्तित्व को बुरी तरह छाप दिया है। हमारे लिए ये कल्पना भी कठिन जान पड़ती है कि शब्द के बिना भाव सर्जना या भाव धारणा कैसे संभव। संभव तो है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। हमारे लिए ये कल्पना भी कठिन जान पड़ती से निकाल देना चाहते हैं। मित्रों, सभ्यता के विकास के जिस बिंदु पर नाट्यशास्त्र की रचना हो रही थी, देवताओं का वर्चस्व बढ़ने का संकेत मिलता है। फिर भी भरत मुनि ने नाट्य से न तो निर्गीत को निकाला, न ही उल्लास नर्तन। यहां तक कि जब देवताओं ने भरत मुनि के एक प्रमुख शिष्य कोहल और उसकी मंडली की शिकायत की, तो उन्होंने अपने शिष्यों का पक्ष लिया। नवलदीप को मैं याद कर ही सकता हूं। इस तरह देवताओं के अधीन भी भरत मुनि स्वाधीन दिखते हैं। देवताओं ने यह भी कहा कि वे अभिनय नहीं कर सकते। अभिनय इस तरह मनुष्य तक आता है, यानी साधारण जनता। देवताओं का अर्थ संस्कृत के हमारे प्रकांड विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नींद सी आ रही है। देवताओं का अर्थ यदि अभिजन सुविधा संपन्न वर्ग है, तो जाहिर है अभिनय कर्म किसके हिस्से आया हो?
और यह भी स्पष्ट है कि आगे के विकास में ये नाट्य कला एक तरह से दलितों की कला है। यही वजह है कि भाण भैती करने वाले को वर्णवादी नजरिए से देखा गया। इसलिए भैती में कोई काव्याभिव्यक्ति हुई तो उसे हीन कहा गया। नाचने गाने अभिनटन करने वाले वाली को पतुरिया रंडी लौंडा किन लोगों ने कहा और क्यों कहा, यानी यह भी स्पष्ट है। जैसे भरत मुनि के एक प्रमुख शिष्य कोहल की मंडली ने तपस्वियों और ऋषियों का उपहास उड़ाने के लिए नाटक मंचित, उसी तरह उनके वंशजों ने जो प्राय दलित जाति के थे ब्राह्मणों की खिल्ली हुई। इस खिल्ली या प्रहसन का कोई प्राचीन उदाहरण तो नहीं मिलता, लेकिन मुझे अचानक मैना चल जाहिर है यह दृश्य माध्यम केवल सामंजस्य का नहीं प्रतिरोध का माध्यम था। तब यह भी स्पष्ट है कि किन लोगों को नाटक शालीन कठिन उच्च भाव संपन्न चाहिए और किन्हें रंगमंच भी नियंत्रित अनुशासित चाहिए। मित्रों, मैं यहां नाट्यशास्त्र में उल्लिखित एक पूरे प्रसंग को उद्धृत करने का संवरण नहीं कर पा रहा हूं। राधा वल्लभ त्रिपाठी ने बड़े मजे लेकर इसका उल्लेख किया। धीरे धीरे महान कथानकों पर